वेलकम बैक एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रियम्बल। प्रियम्बल की बात करें तो आज का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जितनी भी प्रोविजंस हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उन आर्टिकल्स का, उन प्रोविजंस का पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें हमें प्रियम्बल से पता चलती हैं। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनकी आज के इंडिया को लेकर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर क्या विजन थी, वो विजन हमें प्रियम्बल से पता चलती है। तो प्रियम्बल बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक इंट्रोडक्शन के जैसे काम करता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक इंट्रोडक्शन तो है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने इसको लास्ट में क्रिएट करा था। तो ये जो प्रियम्बल था, इसको लास्ट में ड्राफ्ट करा गया था और लास्ट में ही इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करा गया था। और इसका बेस कहाँ पर है, ये मैंने पहले भी बताया था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पास करी थी, उसी को मॉडिफाई करके ही आज का प्रियम्बल बनाया गया है। अच्छा, इस प्रियम्बल को सबसे पहले यूएसए ने बनाया था, उसके बाद ही बाकी की कंट्रीज़ ने, जैसे कि हमारा इंडिया भी और जितनी भी और भी कंट्रीज़ हैं, बाद में उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना स्टार्ट करा था। और ये नॉन जस्टिशिएबल है, जो प्रियम्बल है ये नॉन जस्टिशिएबल है। इसका मतलब ये है कि कोई भी पर्सन सुप्रीम कोर्ट में ये केस फाइल करने के लिए नहीं जा सकता कि जो प्रियम्बल में जो पार्ट्स दिए गए हैं, जो प्रियम्बल का टेक्स्ट है, उससे रिलेटेड कोई चीज़ इंडिया में फॉलो नहीं हो रही है। मतलब कि इस जो प्रियम्बल का टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट पर कोई भी ट्रायल नहीं हो सकता। ये नॉन जस्टिशिएबल पार्ट है। इसको एक ही बार अमेंड करा गया है अब तक, बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974, जिससे 3 वर्ड्स ऐड करे गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। अच्छा, इससे ये भी पता चलता है कि जो हमारी जो अमेंडमेंट होती है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होती है, इसको आर्टिकल 368 से ही करा जा सकता है। अगर कोई अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हो रही है, तो वो इस जो आर्टिकल है, आर्टिकल 368 में जो मेथड दिया गया होगा, उस मेथड को फॉलो करके ही कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकती है। अब कुछ पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे ये वाली जो पर्सनैलिटीज़ हैं, ये प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं कि इन्होंने प्रियम्बल के बारे में क्या बोला है। जैसे N.A. पालखीवाला ने क्या बोला है कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आइडेंटिटी कार्ड है। और K.M. मुंशी जी ने बोला है कि ये होरोस्कोप है ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अच्छा, अब ना एक प्रॉब्लम होती है कि जो प्रीलिम्स में क्या करते हैं कि इन वर्ड्स को ही चेंज कर देते हैं। तो इन वर्ड्स को याद रखना भी ज़रूरी है कि जैसे हॉरोस्कोप की अगर बात करी गई है तो किन वर्ड्स से रिलेटेड है, वो है सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ऐसे ही पंडित ठाकुरदास भार्गवा ने बोला है कि हमारा जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, उसकी की है एक। अच्छा, ये कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स ही याद रख लो। तो अगर प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ भी आता है तो इन कीवर्ड्स को देखकर ही पता चल जाता है कि हाँ, कि वो किसने बोला हुआ है। जैसे इन्होंने बोला है कि ये ज्यूल सेट है, तो ये चीज़ किसने बोली है, पंडित ठाकुरदास भार्गवा ने। और इन्होंने क्या बोला है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वर्थ देखना है तो उसका अगर ये प्रॉपर यार्ड स्टिक है, वो यार्ड स्टिक है हमारा प्रियम्बल। देन उसके बाद अर्नेस्ट बेकर ने भी बोला है कि ये की नोट है टू कॉन्स्टिट्यूशन। और इनफैक्ट अर्नेस्ट बेकर तो प्रियम्बल से इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे कि उन्होंने अपनी बुक के फ्रंट पेज पर, बुक की ओपनिंग पर भी इसको इंट्रोड्यूस करा है। नौ सबसे ज़्यादा अब इम्पॉर्टेंट है प्रियम्बल का टेक्स्ट। इनफैक्ट ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कुछ टॉपर्स की इंटरव्यू मैंने देखी है कि जिनसे इंटरव्यू में डायरेक्टली ये पूछा गया है कि प्रियम्बल का टेक्स्ट क्या है और जो प्रियम्बल में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनका सीक्वेंस भी क्या है। मतलब सीक्वेंस का मतलब है कि सबसे पहले क्या आता है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी या फिर फ्रेटर्निटी, कौन से वर्ड्स पहले आते हैं। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमें ये पता होना चाहिए कि इन वर्ड्स के अंदर कौन से वर्ड्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले इस जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हम इसके कंपोनेंट्स के साथ ही देख लेंगे। तो 4 कंपोनेंट्स हैं हमारे प्रियम्बल के, वो है इसका सोर्स, नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, देन उसके बाद डेट ऑफ अडॉप्शन। तो सबसे पहले हमारा जो है सोर्स ऑफ अथॉरिटी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में भी ये चीज़ मेंशन करी गई थी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा
उसकी अथॉरिटी कहाँ से होगी, उसकी अथॉरिटी अपनी वो ड्राइव करेगा लोगों से। तो सेम चीज़ ही प्रियम्बल में है, दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जो इंडिया के लोग हैं उससे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी ड्राइव करेगा। हम इंडिया के लोग कॉन्स्टिट्यूशन से पावर नहीं ले रहे हैं, हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लोगों से पावर ड्राइव कर रहा है। हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic। अब ये जो 5 वर्ड्स हैं ये हमारे इंडिया की नेचर को बताते हैं, हमारा इंडिया का जो पॉलिटी है वो कैसी है, हमारे इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे कि हमारा जो इंडिया है वो एक सोवरेन कंट्री है, वो एक सोशलिस्ट कंट्री है, सेक्युलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक है, इसमें यहाँ पर डेमोक्रेसी है, और एक रिपब्लिकन कंट्री है। तो ये सारी चीज़ें जो 5 वर्ड्स हैं, अब ये 5 वर्ड्स भी एज इट इज़ ही याद रखने होंगे। कौन से 5 वर्ड्स हैं? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इन वर्ड्स को मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी ताकि उसमें प्रीलिम्स के लिए भी कवर हो जाए और मेंस के लिए भी अगर कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो मेंस के लिए भी वो चीज़ें कवर हो जाएं। तो ये 5 वर्ड्स इंडिया की पॉलिटी को डिस्क्राइब करते हैं, पॉलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। नो उसके बाद नेक्स्ट वर्ड्स जो आते हैं वो इसमें हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस जो वर्ड है सबसे पहले, ये जो चारों वर्ड्स हैं वो ऑब्जेक्टिव्स का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है इन चारों वर्ड से पता चलता है। तो अगर सबसे पहले जस्टिस की बात करें तो जस्टिस को रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया है, और जो बाकी के 3 वर्ड्स बचे लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इनको लिया गया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। और अगर हम बात करें जस्टिस की तो जस्टिस में भी 3 टाइप का जस्टिस हो सकता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल और लिबर्टी। अच्छा, ये क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में पूछा गया है कि लिबर्टी में कौन कौन से वर्ड्स हैं। तो लिबर्टी में भी 5 वर्ड्स आते हैं, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा गया है कि लिबर्टी में कौन से वर्ड्स आते हैं। ऐसे ही इक्वालिटी। अच्छा देखिए, हमारा अब कैसे पता चलेगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो एसेंस है वो हमारे प्रियम्बल में है। देखिए जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 में बात करी गई है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की और इक्वालिटी बिफोर लॉ की। तो जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है सी इस अब प्रियम्बल में भी मेंशन करा गया है। तो ये जो प्रियम्बल में इक्वालिटी वर्ड है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए आर्टिकल 14 के लिए एक इंडेक्स के जैसे है, एक इंट्रोडक्शन के जैसे है। अगर इन केस किसी वर्ड में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस हैं उनके किसी भी एक वर्ड में कन्फ्यूजन क्रिएट होती है तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हमें इस प्रियम्बल को ही रेफर करना है और ये देखना है कि प्रियम्बल में कौन से वर्ड्स मेंशन करे गए हैं और उनका इम्पोर्टेंस क्या है। ऐसे ही जैसे अगर हम इक्वालिटी की बात करें तो इक्वालिटी यहाँ पर 2 चीज़ों की बात करी गई है, एक स्टेटस की इक्वालिटी, देन उसके बाद अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी और उस इक्वालिटी को प्रमोट करना। देन फोर्थ वर्ड इज और फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी भी अब 2 चीज़ों से रिलेटेड है, एक तो डिग्निटी से और यूनिटी एंड इंटेग्रिटी से। पर्सन की डिग्निटी मतलब कि इंडिविजुअल की डिग्निटी और यूनिटी एंड इंटेग्रिटी जो होगी वो होगी नेशन की। नाउ द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन और आवर प्रियम्बल इज डेट ऑफ एडॉप्शन। तो हमारा जो प्रियम्बल में डेट मेंशन करी गई है दैट डेट इज 26 नवंबर 1949, ना कि 26 जैन। 26 जैन को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि पूर्ण स्वराज जो डे था उसको कमेमोरेट करने के लिए या फिर उसको सेलिब्रेट करने के लिए ही इस डेट को चूज़ करा गया था। अदरवाइज जो हमारे प्रियम्बल में डेट मेंशन है दैट डेट इज़ 26 नवंबर 1949। तो ये हमारे प्रियम्बल का टेक्स्ट था। इस टेक्स्ट को आपको एज इट इज़ ही याद करना पड़ेगा और इसको वर्ड बाय वर्ड ही होल हार्टेडली याद करना पड़ेगा। हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड में अगर कोई जस्टिस ऑब्जेक्टिव है उसमें किन वर्ड्स को मेंशन करा गया है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी इनमें किन चीज़ों की बात करी गई है, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत बार एज इट इज़ ही प्रियम्बल का टेक्स्ट पूछा गया है। नो इसके बाद जो लक्ष्मीकांत की बात करें तो इन वर्ड्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन करा गया है, लेकिन मुझे लगता है तो उससे पहले हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट देखना चाहिए कि क्या प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं।
तो इससे रिलेटेड 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस हैं। सबसे पहले है बेरुबरी यूनियन केस 1960। बेरुबरी यूनियन केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी भी प्रोविजंस हैं उनका पर्पस क्या है, ये चीज़ हमें प्रियम्बल से पता चलती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे उनका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, इंडिया को लेकर विजन क्या था, वो चीज़ें हमें प्रियम्बल से पता चलती है। बट स्टिल उन्होंने बोला कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर उसके बाद आता है केशवनंदा भारती केस 1973, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस है क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो केशवनंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेरुबरी यूनियन केस की जो जजमेंट थी उसको रिजेक्ट कर दिया, उस वर्डिक्ट को रिजेक्ट कर दिया और बोला कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हमें आती है तो उस कन्फ्यूजन को हमें इस नॉवल विजन से, जो विजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने प्रियम्बल में दी थी, उसी विजन से हमें उस कन्फ्यूजन को दूर करना है। सो इसीलिए प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। देन नेक्स्ट उसके बाद LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, चाहे इसको लास्ट में ही ऐड करा गया था बट स्टिल ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स द्वारा ऐड करा गया था, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। नेक्स्ट आता है कीवर्ड्स इन द प्रियम्बल। अब इन कीवर्ड्स को हम डिटेल में देखेंगे। प्रीलिम्स के लिए या फिर जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उनके लिए एज सच इन कीवर्ड्स को वो डायरेक्टली नहीं पूछेंगे। उनके लिए इन एग्जाम्स के लिए, प्रीलिम्स के लिए और वनडे एग्जाम्स के लिए बस ये टेक्स्ट ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो प्रीलिम्स के लिए और वनडे एग्जाम्स के लिए ये वर्ड्स पता होने चाहिए, एज इट इज़ प्रियम्बल का टेक्स्ट पता होना चाहिए, उनमें कौन से फर्दर इनमें वर्ड्स दिए गए हैं उनका पता होना चाहिए। लेकिन मेंस के लिए, आंसर राइटिंग के लिए इन सारे के सारे वर्ड्स का हमें प्रॉपरली मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे कि सेक्युलरिज्म पर बहुत बार मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर हम सोवरेन को देखें, सोवरेन का मतलब है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसमें किसी भी फॉरेन इंटरफेरेंस की अलाउड, कोई भी फॉरेन इंटरफेरेंस अलाउड नहीं है। ना तो ये हमारी कंट्री किसी पर डिपेंडेंट है और ना ही ये किसी की डोमिनियन है। डोमिनियन का मतलब कि ये किसी किंग के अंडर भी नहीं है। ना तो इसमें कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हो सकती है। सोवरेन का मीनिंग ना 2 तरीकों से हम दे सकते हैं, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से रिलेटेड और इंटरनली। एक्सटर्नल का मतलब है कि कोई भी कंट्री हमें कोई भी कमेंट करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। इसको हम देख सकते हैं जैसे कि रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही थी, तो जो इंडिया का स्टांस था वो इसमें न्यूट्रल स्टांस था। तो कोई भी कंट्री ये फोर्स नहीं कर सकती इंडिया को कि आप रशिया का फेवर करो या फिर यूक्रेन का फेवर करो। इसमें इंडिया ने अपना न्यूट्रल स्टांस दिया था। तो ये था एक्सटर्नल पार्ट सोवरेनिटी का। ना अगर हम इंटरनल पार्ट की बात करें तो इंटरनल का मीनिंग है कि जितने भी इंडिया में इंटरनली जितने भी अगर कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हैं हमारे इंडिया से, इंटरनल अगर कोई कंट्रोवर्सी चल रही है, जैसे कि अगर हमारा कश्मीर का इशू बात करें, आर्टिकल 370, तो इंडिया के जितने भी इंटरनल मैटर्स होंगे कोई भी आउटसाइड कंट्री इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। कोई भी आउटसाइड कंट्री हमें इंडिया को ये नहीं बोल सकती कि आप अपने इंटरनल मैटर के लिए हमारे अकॉर्डिंग काम करो, ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन बोल सकती है। तो ये है सोवरेनिटी कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। नाउ नेक्स्ट आता है सोशलिस्ट। जो सोशलिस्ट वर्ड है ये मैंने बताया था कि इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड करा गया था। जो हमारे इंडिया में सोशलिज्म है वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। लेकिन यूपीएससी में हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमारे इंडिया का सोशलिज्म डाइल्यूट हो रहा है? यस, तो इसका आंसर है यस, हमारे इंडिया का सोशलिज्म डाइल्यूट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी जो हमारे इंडिया में भी मैक्सिमम चल रही है वो मार्केट इकोनॉमी चल रही है। वैसे अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, मतलब कि यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी है।
यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी है, ना तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा और ना ही यहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा होगा। बट स्टिल आज का सिनेरियो देखें तो सोशलिज्म इंडिया में डाइल्यूट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर भी मार्केट वाला ही मतलब कि जो मार्केट इकोनॉमी होती है वो ही ज़्यादा वर्क कर रही है। तो अगर हम इंडिया का फर्दर सोशलिज्म की बात करें तो इसका और मेंशन करा गया है डीपीएसपी में। डीपीएसपी का मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये जो डीपीएसपीज हैं इनका अल्टीमेट पर्पस ही पब्लिक वेलफेयर है। तो ये जितनी भी जो भी इनका बैकग्राउंड है वो किससे रिलेटेड है, पब्लिक वेलफेयर से या फिर पब्लिक पॉलिसी से। तो उनमें भी अल्टीमेट क्या है कि सोशलिज्म पर ही कोई इंडियन पॉलिटिक काम करेगी। और दूसरा सोशलिज्म को कांग्रेस के अवधि सेशन में भी मेंशन करा गया है। नो नेक्स्ट आता है हमारा सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म ही इन सारे वर्ड्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्युलरिज्म पर बहुत बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया है। इसको भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से अमेंडमेंट एक्ट से ऐड करा गया था। अब जो क्वेश्चन आता है मेनली वो ये आता है कि इंडिया और जो इंडियन सेक्युलरिज्म और जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म है इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इंडियन सेक्युलरिज्म वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से कैसे डिफरेंट है। तो इसको हम समझ सकते हैं कि जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म है वो सेक्युलरिज्म बे काम करता है इक्विडिस्टेंस प्रिंसिपल पर। जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म है वो इक्विडिस्टेंस प्रिंसिपल पर काम करता है, मतलब कि स्टेट और रिलीजन दोनों में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी। स्टेट अपने स्फीयर में काम करेगी और जो रिलीजन होगा वो अपने स्फीयर में काम करेगा। लेकिन हमारे जो इंडिया का सेक्युलरिज्म है, हमारे इंडिया का सेक्युलरिज्म प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस पर काम करता है। प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस का मतलब क्या है, प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस का मतलब है कि इंडिया की जो स्टेट है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो रिलीजन में इंटरफेयर कर सकती है अगर टाइम ऐसा हो जिससे हमारे इंडिया की सॉवरेंटी, इंटेग्रिटी या फिर यूनिटी इम्पैक्ट हो रही हो। तो उस केस में जो गवर्नमेंट होगी या फिर जो स्टेट होगी वो उस केस में रिलीजन में इंटरफेयर कर सकती है। अदरवाइज जो हमारे इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, और जो हमारा वेस्टर्न सेक्युलरिज्म नेगेटिव सेक्युलरिज्म है। मतलब स्टेट और जो रिलीजन है दोनों ही सेपरेट हैं। लेकिन इंडिया के केस में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस है, मतलब कि जो स्टेट है अगर टाइम ऐसा हो तो स्टेट इन रिलीजन्स में इंटरफेयर भी कर सकती है। अब कौन से फीचर्स हैं ऐसे जो सेक्युलरिज्म को सिंबलाइज करते हैं, मतलब किन चीज़ों से हमें पता चलता है कि जो इंडिया है वो एक पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। तो उससे ये हमें पता चलता है सबसे पहले तो खुद प्रीएम्बल से ही। प्रीएम्बल में सेक्युलरिज्म वर्ड ऐड कर दिया गया है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एसेंस हमें कहाँ से पता चलता है, प्रीएम्बल से, और प्रीएम्बल में सेक्युलरिज्म वर्ड को ऐड कर दिया गया है। दूसरा पता चलता है इसका आर्टिकल 14 से। आर्टिकल 14 से कैसे, आर्टिकल 14 में बात करी गई है इक्वालिटी बिफोर लॉ के कॉन्सेप्ट की। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कि लॉ के सामने के सारे इक्वल हैं। अगर रिच है, कोई पुअर है, कोई डिफरेंट रिलीजन फॉलो करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे के सारे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी पर्सन्स हैं, सारे के सारे लॉ के सामने इक्वल हैं। तो ये भी रिलीजन के लिए प्रति सेक्युलर है। तो आर्टिकल 14 से भी पता चलता है कि हमारी जो इंडिया है वो एक सेक्युलर कंट्री है। दूसरा पता चलता है आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक, जो कि खुद रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है। और ऐसे ही जो आर्टिकल 29 और 30 हैं इनमें कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, माइनॉरिटी के कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की बात करी गई है। तो इनको कुछ माइनॉरिटी को कुछ राइट दिए गए हैं, रिलीजन से इस चीज़ का कोई दूर तक कनेक्शन नहीं है। और ऐसे ही डीपीएसपी से भी हमें सेक्युलरिज्म का पता चलता है, क्योंकि डीपीएसपी में
जो हमेशा न्यूज़ में रहता है वो है आर्टिकल 14, आर्टिकल 44, दैट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमेशा न्यूज़ में रहता है। इसमें क्या होता है कि पूरे के पूरे इंडिया में सेम ही लॉ अप्लाई होंगे। तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इससे भी हमारे इंडिया का सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट पता चलता है। तो जो नेक्स्ट हमारा कीवर्ड है वो है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक हमारी जो इंडिया की पॉलिटी है, हमारा इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो डेमोक्रेसी पर बेस्ड है, मतलब कि लोगों की ओपिनियंस पर बेस्ड है जो, इसलिए तो हमारे इंडिया में इलेक्शंस होते हैं। तो ये हमारे इंडिया की जो पॉलिटी है वो है डेमोक्रेटिक पॉलिटी। अब ये जो डेमोक्रेसी है ये दो तरह की हो सकती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट भी फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइडेड है, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। और जो इनडायरेक्ट है वो है पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। अब जो हमारे इंडिया की पॉलिटी है वो है पार्लियामेंट्री इनडायरेक्ट। हमारे इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो है इनडायरेक्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर चलती है। अब ये जो 4 वर्ड्स हैं, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइट, इनको हम देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनके मीनिंग्स क्या हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या हैं। इनफैक्ट ये तो 1 डे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी को गांधी जी ने भी इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के लिए बोला था। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी आज के टाइम पर स्विट्ज़रलैंड में फॉलो होती है। तो सबसे पहले अगर हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी को देखें, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसमें सबसे पहले क्या है, रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब है कि गवर्नमेंट ने एक लेजिस्लेशन प्रपोज कर दी, गवर्नमेंट ने ये लेजिस्लेशन अब प्रपोज करी है और जो लोग होंगे, पीपल विल वोट ऑन दैट बिल। मतलब कि गवर्नमेंट ने कोई बिल प्रपोज कर दिया, कोई लेजिस्लेशन प्रपोज कर दी, अब लोग इस लेजिस्लेशन पर डायरेक्टली वोट करेंगे और उसके बाद गवर्नमेंट देखेगी उन वोट्स के आधार पर ही कि लेजिस्लेशन आगे अप्रूव होगी या फिर नहीं होगी। तो इसको बोलते हैं रेफरेंडम। और अगर हम इनिशिएटिव की बात करें, इनिशिएटिव अगर हम वर्ड को ही लेकर चले तो इसका मतलब है कि खुद इनिशिएट लेना। तो इसमें क्या है कि बिल को लोगों ने ही प्रपोज कर दिया, मतलब कि पीपल विल प्रपोज द लेजिस्लेशन। हमारे इंडिया में भी अगर बात करें तो यहाँ पर एक लोकपाल बिल का मेंशन आता है। लोकपाल बिल को लोगों ने ही प्रपोज करा था, जो कि करप्शन के अगेंस्ट था। तो इस केस में, इनिशिएटिव के केस में, लोग बिल प्रपोज करेंगे। लोगों का राइट है लेजिस्लेशन को प्रपोज करने का, लॉ को या फिर बिल को प्रपोज करने का। उसके बाद आता है रिकॉल। रिकॉल का मतलब है कि लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है और उस रिप्रेजेंटेटिव से अब लोग खुश नहीं हैं, उसका जो टेन्यूर है, उस टेन्यूर की एक्सपायरी से पहले ही, उसकी जो टर्म है उसके ख़त्म होने से पहले ही लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को रिमूव करके और चूज़ कर लेंगे। तो इसको कहते हैं उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को रिकॉल कर लिया। प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट का सिंपल मतलब है कि जो एक लेजिस्लेशन है, जनरल, मतलब कि इसमें लोगों की बस जनरल ओपिनियन है। गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला है कि आप कोई लेजिस्लेशन मूव करो या फिर उस पर वोट करो, बस ये लोगों की एक ओपिनियन है। मतलब कि जो ऑलरेडी कोई जो बिल है उस पर लोग अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट उस ओपिनियन को एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। तो इसको बोलते हैं प्लेबिसाइट। उसके बाद आता है पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल, मतलब कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसमें 2 केस आते हैं, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। हमारे इंडिया में इनडायरेक्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब है कि ये चेक एंड बैलेंस सिस्टम के बेस पर, मतलब इसका जो बेस है वो चेक एंड बैलेंस सिस्टम है। मतलब कि एग्जीक्यूटिव को चेक कर रहा है लेजिस्लेचर, और ऐसे ही लेजिस्लेचर को फर्दर बैलेंस कर रहा है खुद एग्जीक्यूटिव। और ऐसे ही जो जुडिशरी है, जुडिशरी इन दोनों पर चेक रख रही है। जैसे कि जुडिशरी एक साइड पर, दूसरी साइड पर एग्जीक्यूटिव, एंड देन है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर है एग्जीक्यूटिव पर चेक रख रहा है, और ऐसे ही एग्जीक्यूटिव जुडिशरी पर, लेजिस्लेचर पर, और जो जुडिशरी है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों पर चेक रख रही है। और जो
जुडिशरी है, जुडिशरी को खुद एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है वो बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि लेजिस्लेचर हमारे पार्लियामेंट में बहुत सारे लॉ बनते हैं जो कि जुडिशरी के अगेंस्ट होते हैं। तो ऐसे ये तीनों की तीनों जो ऑर्गन्स हैं हमारे इंडिया के, वो एक दूसरे के चेक एंड बैलेंस सिस्टम पर बेस्ड हैं। तो ये चेक और बैलेंस सिस्टम ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और दूसरा है हमारा प्रेसिडेंशियल, इनडायरेक्ट प्रेसिडेंशियल। प्रेसिडेंशियल का मतलब है कि प्रेसिडेंट, जो किसी कंट्री का प्रेसिडेंट होगा, वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा ही इलेक्ट करा जाएगा, वही गवर्नमेंट का हेड होगा और वही स्टेट का हेड होगा। पार्लियामेंट्री में क्या होता है कि पार्लियामेंट्री में हेड ऑफ स्टेट डिफरेंट होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट डिफरेंट होता है। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जो हेड ऑफ गवर्नमेंट अभी हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इस टाइम पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है द्रौपदी मुर्मू, जो कि वनडे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये है प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे इंडिया में इनडायरेक्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्क करती है। अब नेक्स्ट वो वर्ड जो है हमारा कीवर्ड, वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है कि हमारे जो इंडिया की डेमोक्रेटिक पॉलिटी है वो दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। अगर हम रिपब्लिक की बात करें, कोई भी कंट्री की जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी होगी वहाँ की, वो दो चीज़ों पर हो सकती है बेस्ड, दो कैटेगरीज में डिवाइड हो सकती है। एक तो होती है मोनार्की, जैसे कि यूके में, इंग्लैंड में क्या चलती है, मोनार्की, और दूसरी क्या हो सकती है, रिपब्लिक। मोनार्की का मतलब है कि जो ये हेरिडिटरी काम करेगा, जो ऑफिस होगा वो हेरिडिटरी काम करेगा सक्सेशन के बेस्ड पर। जैसे कि ब्रिटेन में और इंग्लैंड में अभी भी मोनार्की चल रही है, आगे आगे फैमिली के मेंबर ही रूल कर रहे हैं। लेकिन जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक का मतलब है कि जो हेड ऑफ स्टेट होगा, जैसे कि हमारे इंडिया का हेड ऑफ स्टेट मिस द्रौपदी मुर्मू, जो द्रौपदी मुर्मू है वो इलेक्टेड है। हमारे इंडिया का जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड है, लेकिन जो ब्रिटेन के हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो इलेक्टेड नहीं होते, वो एक ही फैमिली के मेंबर होते हैं जो हेरिडिटरी बेस पर रूल करते हैं। तो ये है रिपब्लिक, इसका मतलब है रिपब्लिक। अब रिपब्लिक में दो चीज़ें और भी लक्ष्मीकांत में दी गई हैं कि रिपब्लिक का मतलब है कि किसी भी एक फैमिली को प्रिविलेज नहीं दी जा रही। जैसे कि जैसे कि ये मोनार्की के केस में क्या है कि एक ही फैमिली के मेंबर हेड ऑफ स्टेट बन रहे हैं, वो ही रूल कर रहे हैं। तो हमारे इंडिया का जैसे है रिपब्लिक, इसमें क्या है कि कोई भी जो हमारे इंडिया का कोई भी सिटीजन है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही फैमिली के मेंबर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेंगे। और दूसरा मतलब इसका ये भी है कि जो पॉलिटिकल सॉवरेंटी होगी वो लोगों में होगी, मतलब कि लोगों में ही अल्टीमेट सॉवरेंटी है हमारी कंट्री की। तो ये था रिपब्लिकन का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 4 ऑब्जेक्टिव, और वो क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अगर हम जस्टिस की बात करें, सबसे पहले अगर हम जस्टिस की बात करें तो इसका मतलब है कि स्टेट को इंश्योर करना होगा कि हर एक जगह पर हर एक पर्सन के साथ इक्वल जस्टिस हो, और स्टेट को हमेशा जस्ट रहना होगा। इस केस में क्या है कि जो स्टेट होगी हर किसी के साथ हर केस में जस्ट रहेगी। और इसका मतलब और क्या है कि हार्मोनाइजेशन होनी चाहिए जस्टिस की, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि किसी की इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल कंडीशंस क्या हैं। मतलब कि हर किसी के पास जस्टिस होना चाहिए, ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि किसके पास वेल्थ ज़्यादा है या फिर किसके पास कम है। मतलब कि किसी की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है उसके बेस पर जस्टिस नहीं होना चाहिए। अब ये जो जस्टिस है 2 टाइप का हो सकता है, बेसिकली 3 टाइप का। पहला है कम्यूटेटिव जस्टिस। कम्यूटेटिव जस्टिस को हम रेक्टिफैक्टरी जस्टिस भी बोलते हैं। अब इस जो रेक्टिफैक्टरी वर्ड का मतलब क्या है कि रेक्टिफाई करना। तो ये जो कम्यूटेटिव जस्टिस है ये रिलेटेड है जुडिशरी से। मतलब कि जुडिशरी का बेसिकली काम ही क्या होता है, जस्टिस प्रिवेल करे, ये जुडिशरी का काम है।
तो उससे रिलेटेड जो जस्टिस है की टाइप है वो है कम्यूटेटिव या फिर रेक्टिफैक्टरी जस्टिस के मतलब कि अगर किसी लॉ से किसी को किसी भी सेक्शन या फिर किसी माइनॉरिटी कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो जुडिशरी उसको अंडर जुडिशियल रिव्यू भी कर सकती है। दूसरा आता है जस्टिस, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के जो है वो 3 प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। अच्छा, जो अगर लक्ष्मीकांत की बात करें उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को दो पार्ट में बोला गया है। पहला है सोशल जस्टिस और दूसरा पार्ट है इसका इकोनॉमिक जस्टिस। और ये सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस मिलकर दोनों क्या बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब क्या है कि सारे हमारे इंडिया के सारे सिटीजन्स इक्वल हैं, हर किसी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा। मतलब कि किसी के साथ अनटचेबिलिटी नहीं होगी, किसी के पास हम किसी के साथ स्लेवरी नहीं होगी, कलर, कास्ट या फिर रिलीजन के बेस पर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ये नहीं होगा। तो ये है सोशल जस्टिस। उसके बाद है इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है कि किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जा सकता इस बेस पर कि उसके पास कितनी वेल्थ है, कितनी प्रॉपर्टी है। तो सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस ये दोनों मिलकर ही डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बनाते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये 3 प्रिंसिपल्स हैं इसके। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ नीड, देन उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ एक्विटी एंड देन है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ नीड का मतलब क्या है कि किसी को ज़रूरत है। जैसे कि अगर कोरोना टाइम की बात करें, ड्यूरिंग कोविड क्या क्या कर रही थी जो हमारी गवर्नमेंट थी, वो फ्री राशन दे रही थी, है ना। जो हमारी गवर्नमेंट थी वो ड्यूरिंग कोरोना फ्री राशन दे रही थी। क्यों दे रही थी? क्योंकि पुअर लोगों को नीड थी, उसकी ज़रूरत थी। तो ये था डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का प्रिंसिपल ऑफ नीड। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ एक्विटी। नाउ दिस प्रिंसिपल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको जो 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की जो एनसीईआरटी है उसमें भी मेंशन करा गया है प्रिंसिपल ऑफ एक्विटी को। अब एक्विटी को अगर देखें, एक्विटी का मतलब है कि क्या जितने भी लोग हैं हमारे इंडिया के, क्या सारे के सारे इक्वल हैं? नहीं। हम बोलने में बोल सकते हैं कि सारे के सारे इक्वल हैं, लेकिन सारे के सारे इक्वल नहीं हैं। कुछ रिच हैं और कुछ पुअर हैं। जितने भी पुअर लोग होंगे, क्या उनको रिच से ज़्यादा थोड़ी प्रेफरेंस नहीं चाहिए होगी? तो उनको क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा प्रेफरेंस चाहिए, तो इसी को ही बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्विटी। मतलब कि लोग सारे बराबर हैं, रिच और पुअर ये गवर्नमेंट के लिए सारे के सारे बराबर हैं। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें इन पुअर लोगों को थोड़ी सी प्रिविलेज चाहिए। तो गवर्नमेंट 5 रुपीज़ पर केजी के बेस पर इन पुअर लोगों को राशन प्रोवाइड कर रही थी ड्यूरिंग कोविड। तो ये क्या था? प्रिंसिपल ऑफ एक्विटी। क्या 5 रुपीज़ पर केजी पर गवर्नमेंट रिच लोगों को भी राशन प्रोवाइड कर रही थी? नहीं। तो कभी कभी स्पेशल प्रिविलेज दी जाती है कुछ सेक्शन ऑफ लोगों को। तो यही स्पेशल प्रिविलेज को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्विटी। नाउ आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। बेसिकली ये दोनों के दोनों स्टेप का जो अल्टीमेट पर्पस होता है वो है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी का। नीड और पुअर, जैसे पुअर की अगर हमने नीड पूरी कर दी, पुअर को थोड़ी सी प्रिविलेज दे दी, उनकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव कर दिया, तो क्या कहीं ना कहीं वो रिच के बराबर आ जाएंगे? उतना बराबर नहीं आएंगे, लेकिन रिलेटिवली उनके बराबर आ जाएंगे। और अगर उनके बराबर आएंगे तो अगर इनकी कंडीशंस इम्प्रूव होगी तो क्या ये देश के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे? कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ये टैक्स में अपना हिस्सा देंगे। अगर इनकी कंडीशंस इम्प्रूव होगी तो फिर क्या होगा? ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी प्रिवेल करेगा। ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी प्रिवेल करेगा किसके थ्रू? प्रिंसिपल ऑफ एक्विटी एंड प्रिंसिपल ऑफ नीड के थ्रू। तो ये 3 प्रिंसिपल्स थे प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के। नाउ थर्ड जस्टिस इज पॉलिटिकल जस्टिस। थर्ड जस्टिस क्या है? पॉलिटिकल जस्टिस। इसका मतलब है कि जितने भी सिटीजन्स हैं हमारे इंडिया के, उन सब के पास सेम राइट्स हैं।
उनके सबके पास जितने भी हमारे इंडिया के ऑफिसर्स हैं उनके लिए सेम एक्सेस है। अगर कोई जैसे कि द्रौपदी मुर्मू एक ट्राइबल वुमेन है तो इनके पास भी प्रेसिडेंट के ऑफिस की एक्सेस है। ऐसे ही अगर कोई रिच पर्सन है या फिर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी का पर्सन है, कोई शेड्यूल्ड कास्ट का पर्सन है, इन सबके पास सेम राइट्स हैं। तो सबके पास ही इक्वल एक्सेस है प्रेसिडेंट के ऑफिस को प्रेसिडेंट के ऑफिस में इलेक्ट होने की, इन सबके पास सेम एक्सेस है। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी का इतना ही मतलब है कि किसी भी पर्सन के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो पर्सन उसके पास कोई एब्सोल्यूट लिबर्टी आ गई है। एब्सोल्यूट लिबर्टी का कॉन्सेप्ट कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी एब्सोल्यूट लिबर्टी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें भी अगर किसी हम सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं तो उनके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। हमारे पास एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स नहीं है, तो ऐसे ही हमारे पास एब्सोल्यूट लिबर्टी भी नहीं है। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कोई दूसरा हार्म हो। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मेरा जो राइट होगा वो एक जो नेक्स्ट पर्सन होगा उसकी नोज तक ही होगा। मतलब कि अगर ये दो पर्सन हैं और इसके पास एक लिबर्टी है और इसके पास लिबर्टी है, लेकिन जो इसकी लिबर्टी होगी वो इसकी नोज तक के डिस्टेंस के बाद होगी। मतलब कि अगर ये पर्सन इसकी नोज को टच करेगा तो वो इसकी पर्सनल लिबर्टी को इंट्रूड कर रहा होगा। तो ये है लिबर्टी का कॉन्सेप्ट कि हमें किसी दूसरे को हार्म नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए किसी दूसरे को हार्म करें। तो ये है लिबर्टी। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इक्वालिटी का। इक्वालिटी का मतलब है कि कहीं भी इंडिया में इनइक्वालिटी नहीं है। इनइक्वालिटी नहीं है। ये स्टेट की प्राइम ड्यूटी होगी कि वो इस चीज़ को इंश्योर करे कि जितने भी सिटीजन्स हैं वो सारे के सारे स्टेट के लिए इक्वल हैं। अब हम प्रियम्बल की ही बात करें तो प्रियम्बल में मेंशन करा गया है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। प्रियम्बल में भी इक्वालिटी की बात करी गई है। अब इक्वालिटी का और मीनिंग क्या है? द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मतलब कि किसी भी सोसाइटी के किसी भी सेक्शन को या फिर किसी पर्सन को कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। स्टेट के लिए सारे के सारे जितने भी लोग हैं हमारे इंडिया के, उन सब के पास सेम राइट्स हैं, वो सारे के सारे सेम लिबर्टी ही इंजॉय करते हैं। अब ये जो इक्वालिटी है वो तीन टाइप की हो सकती है, सिविक, इकोनॉमिक एंड देन उसके बाद है पॉलिटिकल। सिविक इक्वालिटी का मतलब है हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। इन आर्टिकल्स को ऐसे डिक्टेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब हम फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर देखेंगे तो उसमें भी हम इन सारे आर्टिकल्स को डिटेल में कवर करेंगे ताकि प्रीलिम्स के लिए, वन डे एग्जाम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी ये सारे के सारे कवर हो जाएं। और ऐसे ही हमारी इकोनॉमिक इक्वालिटी और देन उसके बाद है पॉलिटिकल इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है, जिसमें है आर्टिकल 39 जो कि लाइवलीहुड को इंश्योर करता है। लाइवलीहुड को इंश्योर करने का मतलब क्या है कि हर एक पर्सन इतना तो अर्न करता हो, उसके पास इतनी अर्निंग कैपेबिलिटी हो कि वो खुद को सर्वाइव कर सके। और ऐसे ही है पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल मतलब क्या क्या है कि पॉलिटिकल राइट्स सबके पास इक्वल हैं। इससे रिलेटेड है आर्टिकल 325 एंड आर्टिकल 326। आर्टिकल 320 का मतलब है कि इंक्लूजन ऑफ पीपल इन इलेक्टोरल रोल। मतलब कि लोगों को हमारे इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड करना है ताकि वो वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके। अब उनको इंक्लूड करने के लिए किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, रिलीजन, कास्ट, सेक्स या फिर कास्ट के बेसिस पर या फिर रेस के बेसिस पर। और ऐसे ही है आर्टिकल 326। अब ये जो आर्टिकल है वो अडल्ट फ्रेंचाइजी से रिलेटेड है। मतलब कि राइट टू बी अ रजिस्टर्ड वोटर। रजिस्टर्ड वोटर, अब ये जो राइट है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है
या फिर ये इसको बोलते हैं कि एक स्टैच्यूटरी राइट है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि दिस राइट इज स्टैच्यूटरी। बट अगर हम यूपीएससी एग्जाम की बात करें तो एनसीईआरटी में इस राइट को बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। यस, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, इस आर्टिकल 326 के राइट को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है स्टैच्यूटरी राइट। बट क्योंकि एनसीईआरटी में इसको बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, तो हमें इसके अकॉर्डिंग ही चलना होगा। तो ये है हमारे तीन तरह की इक्वालिटीज, सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। नाउ द लास्ट पार्ट इज फ्रेटर्निटी। लास्ट ऑब्जेक्टिव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट भी लिया गया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, जो मैंने ऑलरेडी बताया था कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी ये तीनों के तीनों फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए हैं। और फ्रेटर्निटी में भी दो चीज़ों की बात करी गई थी, एक तो इंडिविजुअल पर्सन की डिग्निटी की, दूसरी इसमें बात करी गई थी नेशन की। तो नेशन में भी किसकी चीज़ की बात करी गई थी, इंटेग्रिटी एंड उसकी यूनिटी की। इस चीज़ को कहाँ पर मेंशन करा गया है, फ्रेटर्निटी के कॉन्सेप्ट का मतलब है ब्रदरहुड, और इसको मेंशन करा गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो हमारी जस्टिशिएबल हैं? नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51A में मेंशन है, लेकिन ये जस्टिशिएबल नहीं है। कोई भी इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को इन आर्टिकल के रिलेटेड कोई भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस फाइल नहीं कर सकता, ट्रायल के लिए नहीं बोल सकता। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये नॉन जस्टिशिएबल हैं। बट ये फ्रेटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल ड्यूटी में मेंशन करा गया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रीएम्बल। I hope that was helpful. Thank you guys.